Hello dear student, in last lecture we were discussing about gradient of a scalar field which is a vector quantity. Now today we will discuss about divergence of a vector field. Now first we will discuss about what is vector flux. To understand the meaning of vector flux, let us consider the flow of water in a river on a horizontal surface. Suppose the water is flowing with a velocity v and a rectangular frame of area A is suspended in it. The amount of water flowing through the frame per second is known as the flux of water. यानी कि उस फ्रेम में से पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो है कितना वाटर उसमें से फ्लो हो रहा है उस फ्रेम में से इज नोन एज फ्लक्स ऑफ दैट वाटर. The rate of water flowing out of the frame, that is the flux, depends on velocity v of water and the area A of the frame as well as on the orientation or inclination of the frame with respect to the direction of flow of water. ठीक है, तो मतलब कि तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि जो फ्लो है या जो फ्लक्स है या रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो है वो जो है तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा. फर्स्ट, वाटर की वेलोसिटी क्या है, जो हमने फ्रेम लिया है उसका एरिया क्या है, साथ ही उन दोनों के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर एंड फ्रेम की जो बीच का एंगल है उस पर भी डिपेंड करेगा. यदि हम फर्स्ट केस लें, इफ द फ्रेम इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, then the water does not flow through the frame. That is, for theta is 90 degree, the rate of flow of water out of the frame is 0 और Q is 0, flux is 0. तो यहाँ पे एंगल देखें दोनों के बीच का, यदि वो थीटा कंसिडर कर लें तो यहाँ पे देखिए आप, हमने क्या कहा कि फ्लो ऑफ वाटर, जो फ्लो ऑफ वाटर है एंड जो फ्रेम है दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में. इसका मतलब क्या हुआ कि इस फ्रेम में से तो पानी बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे फ्लक्स कितना हो गया, Q इज इक्वल टू 0 हो गया. तो फर्स्ट केस व्हेन थीटा क्या है इन दोनों के बीच का, एरिया एलिमेंट जो होता है उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, उस एरिया के परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ पे जो थीटा एंगल था वो कितना है आपका 90 डिग्री है. तो यानी कि फ्रेम और फ्लो ऑफ वाटर जो है एक दूसरे पे 90 डिग्री पे है, तो जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, यानी कि उसमें से कोई भी वाटर का फ्लो नहीं होगा. सेकंड केस लेते हैं, इफ द फ्रेम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द फ्रेम विल बी मैक्सिमम. मैक्सिमम कैसे होगा, यहाँ पे देखिए ये फ्लो ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर की डायरेक्शन कौन सी है, दिस वन, और जो फ्रेम रखा है वो इस फ्लो ऑफ वाटर के क्या है, परपेंडिकुलर रखा है. इसका मतलब कि जो एरिया है वो एरिया भी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए वेक्टर था और जो फ्लो ऑफ वाटर उसको हम वेलोसिटी से शो कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी वेक्टर जो है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है. पैरेलल है तो क्या हो रहा है आपका मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, जितना इसमें से फ्लो हो सकता है उतना हो रहा है, कहीं पे भी रुकावट नहीं हो रही है. तो इसका मतलब कि जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, V गुना A होगा, जितना एरिया है उसमें से कितना फ्लो हो रहा है वाटर पर यूनिट टाइम. थर्ड केस लें, फॉर अदर इंक्लिनेशन ऑफ द फ्रेम, यानी कि ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, मान लीजिए कि उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, यानी कि फ्रेम कुछ इसे इंक्लाइनेशन पे है, तो इसका जो एरिया एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, इस तरफ आएगा ए वेक्टर, जो डायरेक्शन है उसकी एरिया की, और फ्लो ऑफ वाटर वैसे ही हो रहा है, इस तरफ हो रहा है. तो इन दोनों के बीच का एंगल यदि मैं थीटा ले लूँ, तो इस एरिया एलिमेंट में से जिस फ्रेम में से जो फ्लो ऑफ वाटर होगा वो कितना होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फाई जो होगा वो होगा V गुना A कोस थीटा, यानी कि A का इसकी तरफ कितना डायरेक्शन है, इस V का वेलोसिटी का कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा फाई या Q जो भी कहो, VA कोस थीटा. देख रहे हो आप कि जो फ्लो ऑफ वाटर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, या उसी को हम क्या बोल रहे हैं फ्लक्स, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी क्या है वाटर की, एरिया एलिमेंट कितना है, और साथ ही एरिया एलिमेंट और एरिया वेक्टर जो है वो और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना, यानी कि ओरिएंटेशन क्या है उन दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, उस पर भी डिपेंड कर रहा है. द अबव डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स कैन बी यूज्ड फॉर सच वेक्टर फील्ड विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स ऑफ फोर्स, यानी कि जो भी वेक्टर फील्ड है वो लाइन्स ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ही उनके लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं.
If we consider the electric field as an example of such a vector field, then the outward electric flux through a surface element dA vector situated in the electric field can be expressed by the following relation. तो फ्लक्स डी फाई क्या होगा, यदि हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और उसमें एक एरिया एलिमेंट रखा है जिसका एरिया कितना है डी ए, तो इसी के रूप में यदि हम कहें फ्लक्स कितना होगा डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए। तो यहाँ पे वेक्टर क्या था, वेलोसिटी वेक्टर था वी ए वेक्टर, इसकी जगह अपना क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। Here E vector is the intensity of electric field at the position of the area element. Since an electric field can be represented by lines of force, therefore the electric flux will be represent the number of lines of force going out of the area. तो वही अभी अपन ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि नंबर ऑफ टोटल जो लाइंस होती है उसमें से जो फ्लो हो रही है, मतलब कि नंबर ऑफ लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया में से कितनी पास हो रही है, वो उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। Thus the number of lines of force emerging out of the unit area normal to the direction of the lines of force will represent the intensity of electric field. तो ये जो पर नॉर्मल पुट करेंगे तो ये क्या कहलाएगी, उसकी इंटेंसिटी कहलाएगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यदि हम जनरल एक एरिया ले लें, सरफेस एरिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, देन द होल सरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स एंड द फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द होल सरफेस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ फ्लक्सेस। मान लीजिए कि हमने एक लिया है, इस तरह से एक एरिया ले लिया, उसको हमने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस तरह से, ये इस तरह से डिवाइड कर दिया, और इसमें से हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया, जैसे ये वाला ले लिया, इसका एरिया मान लीजिए कितना है डी ए, ये एरिया जो है डी आई है, कोई आयत सेल जो ली हमने उसके क्रॉसपोंडिंग, और उसके क्रॉसपोंडिंग यदि हम इलेक्ट्रिक वेक्टर मान लीजिए कि सब जगह अलग अलग वैल्यू है ई की, तो यहाँ पे मैंने मान लिया आयत सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई आई है, दोनों ही वेक्टर होंगे। तो इनका यदि फ्लक्स निकालें इस पर्टिकुलर सेल के लिए और इन सब का निकालना, यानी कि उस पर्टिकुलर सरफेस से निकलने वाला हमें फ्लक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इसका समेशन कर देंगे। तो फाई इज इक्वल टू, और एरिया एलिमेंट जो लिए हमने बहुत स्मॉल लिए हैं, लिमिट डी ए टेंस टू 0 ताकि इसकी शेप का कोई फर्क ना हो, समेशन डी फाई, देन लिमिट डी ए टेंस टू 0 और डी फाई क्या हो जाएगा ई आई डॉट डी ए आई, और देन फ्लक्स फाई जो होगा, क्योंकि लिमिट टेंस टू 0 है, एरिया स्मॉल एलिमेंट है, तो समेशन टेंस टू इंटीग्रेशन, तो समेशन ओवर एस, यदि ये सरफेस हमने क्या लिया है, एस सरफेस लिया है, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो हमने लास्ट क्लास में लाइन इंटीग्रल पढ़ा था, वहाँ पे क्या था, लाइन इंटीग्रल डब्ल्यू इज इक्वल टू कोई भी वेक्टर ए वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। तो यहाँ पे देखिए आप कोई वेक्टर क्वांटिटी ई वेक्टर डॉट सरफेस एलिमेंट से उसको डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं सरफेस एलिमेंट से, तो ये जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल। तो कोई भी वेक्टर लिया और उसका हमने सरफेस इंटीग्रल किया, तो इस तरह से आप उसको सरफेस इंटीग्रल के रूप में भी डिफाइन कर सकते हो। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, जैसे हमने ग्रेडियंट पढ़ा था वैसे ही डाइवर्जेंस होता है वो वेक्टर फील्ड का होता है। द वेक्टर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इमर्जिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस ऑफ a volume element situated in a vector field is known as a divergence of vector field, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में से जो है आपका क्लोज सरफेस जिसमें से हो रहा है उसमें से कितना वेक्टर फील्ड है, जो कितना वॉल्यूम उस वॉल्यूम एलिमेंट में कितना पर्टिकुलर जो है फ्लक्स जो है उसमें से फ्लो हो रहा है, वही क्या कहलाता है, आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड कहलाता है। सपोज ए क्लोज सरफेस इनक्लोज्ड ए वॉल्यूम dv is situated in a vector field A vector which is function of x y z, the flux emerging out of the closed surface will be this one phi, अभी हमने पढ़ा था phi क्या है, वो वेक्टर A वेक्टर एंड डॉट एरिया एलिमेंट dA वेक्टर डॉट आपका प्रोडक्ट हो गया ओवर सरफेस इंटीग्रल S इंटीग्रेशन, बहुत सारे एलिमेंट हो तो therefore the divergence of a vector A vector at the position of the element will be defined as, अभी हमने पढ़ा था फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जेंस को इस तरह से डिनोट करते हैं डी आई वी सिम्बोलिकली। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डी वी टेंस टू 0 1 अपॉन डी वी, किस पे डिवाइड करोगे आप, फ्लक्स से, तो सरफेस इंटीग्रल ओवर एस ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये क्या करता है आपका इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस है,
द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर निकाला था और वो कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर। और यहाँ पे हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, किसका, वेक्टर का निकाल रहे हैं। तो वेक्टर का निकाल रहे हैं डाइवर्जेंस, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी होगा। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड होगा वो कैसी क्वांटिटी होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इस तरह से अपन इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड कुछ भी नहीं है, द वेक्टर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इमर्जिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस ऑफ ए वॉल्यूम एलिमेंट सिचुएटेड इन ए वेक्टर फील्ड इज नोन एज ए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। अब हम इसका फिजिकल मीनिंग देखते हैं क्या है। टू अंडरस्टूड द फिजिकल मीनिंग ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड we consider the flow of an incompressible fluid on a plane. Suppose at some point P on the fluid flow the velocity of the fluid is v. तो इसका जो डाइवर्जेंस होगा, the amount of fluid flowing per second per unit volume through a volume element drawn around the point P represent the divergence of velocity vector. तो डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया, the amount of flow of liquid per second per unit volume through a volume element drawn around the point P represent the divergence of velocity vector. The divergence of a vector field may be positive, negative or zero. A positive value of a divergence means the net fluid is emerging out of the enclosed volume element, that is the source of the fluid is situated inside the source. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कोई वॉल्यूम एलिमेंट लिया, इसका यदि डाइवर्जेंस जो है वो कैसा आ रहा है, आपका पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कि फ्लूइड जो है वो क्या निकल रहा है, आपका आउटसाइड निकल रहा है इस तरह से। इसका मतलब कि इसके अंदर आपका क्या उपस्थित है, सोर्स, जो लिक्विड का या फ्लूइड का जो सोर्स है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से यदि हम कहें कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई और उसका जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, वो क्या आ रहा हो, आपका पॉजिटिव आ रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उस किसी भी सरफेस एलिमेंट में से जो निकलने वाली नंबर ऑफ लाइंस है वो बाहर की तरफ निकल रही है। इसका मतलब कि उसके सेंटर पे चार्ज कैसा है, प्लस क्यू चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो डाइवर्जेंस है वो कैसा है, इस तरह से। कैसे निकलेगी, इस तरह से जो डाइवर्जेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जो लाइंस है वो किसी सरफेस एलिमेंट में से क्या आ रही हो, बाहर की तरफ आ रही हो। तो आपका क्या है, सॉरी, वो जो होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या होगा, पॉजिटिव। अब सेकंड केस ले, यदि मेरा फ्लूइड जो है उसका डाइवर्जेंस जो है उस वेलोसिटी का, या फ्लक्स उसको बोलते हैं हम, डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो डाइवर्जेंस यदि मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि जो कोई भी आपने वॉल्यूम एलिमेंट लिया है उसके अंदर लिक्विड का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या उपस्थित है, इसके अंदर यहाँ पे सिंक है। क्या है, सिंक है, उस लिक्विड का सिंक है, जो क्या कर रहा है, उस लिक्विड को कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंक। इसी तरह से यदि हम बात करें डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है, उसका जो डाइवर्जेंस है वो कैसी है क्वांटिटी, नेगेटिव। नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे चार्ज कैसा अवेलेबल है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पे तो फील्ड लाइंस कैसी जाती है, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब कि क्या है, वहाँ पे फील्ड लाइंस जो आएगी वो क्या आएगी, अंदर की तरफ। ऐसे इस तरह से डिनोट करते हैं। ये तो आपको पता होगा कि अपन आगे लेक्चर्स में, आगे जो है चैप्टर्स जो है उनमें अपन पढ़ेंगे इनको डिटेल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको हम फोर्स लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी हमने बात भी कर रही थी कि फ्लक्स की जो बात करते हैं, जिन फील्ड को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए कंसिडर यूज होता है ये। तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस ऑफ ई आया है वो कैसा आया है, नेगेटिव आया है। इसका मतलब कि वहाँ पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, माइनस क्यू है। अब यदि हम कोई लें फ्लूइड या लिक्विड लें जहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और उसका जो डाइवर्जेंस आ रहा है, उस वेलोसिटी का डाइवर्जेंस ऑफ v जो आ रहा है वो कैसी क्वांटिटी मिल रही हो आपको, v 0 मिल रहा है। डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। यानी कि यहाँ पे ना तो सोर्स है ना ही सिंक, यानी कि ना तो लिक्विड आ रहा है, ना बाहर से आ रहा है, ना बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि जितना एंटर हुआ उतना ही बाहर निकल गया, ये कह सकते हैं एक तरह से।
जितना एंटर हुआ उतना ही बाहर निकल गया, या तो ना सिंक है ना उसको कलेक्ट कर रहा है ना ही बाहर निकाला सोर्स, जितना आ रहा है उतना ही निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाइवर्जेंस जो है उस वेलोसिटी का क्या होगा, जीरो। इसी तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है वो क्लोज कर्व होती है। तो कोई भी आप वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे तो वहाँ पे डाइवर्जेंस निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड का तो वो भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो डाइवर्जेंस तो आपका वही डेल ऑपरेटर ही है, इसको ट्राइंगल के रूप में लिखना है, वो क्या होता है, ज़ीरो। इसी से हमने ये भी देखा था कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं कभी भी, डाइपोल ही आता है मैग्नेटिक। तो इस तरह से अपन जो है डाइवर्जेंस को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से ये फ्लो दिखाता है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से, फ्लक्स पर यूनिट फ्लो जो है वही आपका क्या है, डाइवर्जेंस कहलाता है किसी भी वेक्टर फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखें, पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, यानी कि वहाँ पे माइनस क्यू चार्ज अवेलेबल है, और जो डाइवर्जेंस ऑफ बी होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज कर्व की तरह होती है, वहाँ पे ये ओपन कर्व होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो इस तरह से अपन जो डाइवर्जेंस है उसका फिजिकल मीनिंग समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस डाइवर्जेंस को जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में पढ़ेंगे कि इसका क्या फॉर्मूला होता है और किस तरह से इसको जो है न्यूमेरिकल्स सोल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।